गाइस अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का। ये मॉडल सेट 3 है और ये हिंदी है। तो हमें मालूम है कि मॉडल सेट से जो एग्ज़ाम है वो फाइनल में मतलब 90% आ जाता है। ठीक है, टर्म 2 का। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मॉडल सेट को रिवाइज़ करना है और एक तरह से उसको पूरी करके चलना है। आपने कुछ पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन मॉडल सेट को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस बात से होते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम ये सबसे पहले पैसेज को देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर में हमेशा पैसेज ही आता है और ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रहे, पैसेज को बहुत ज़्यादा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और आपके पास समय भी बहुत कम है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसे बोला, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, यानी अगर आपके पास साहस है तो ज़िंदगी सबसे बड़ी होगी। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर होता है। साहसी मनुष्य का पहचान क्या है? वो बिल्कुल निडर होता है, किसी से डरता नहीं है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तमाशा जो हो रहा है उनके बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीमा करते हैं। यानी निडर लोग बिल्कुल क्या होते हैं, अपने आप में किसी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे बात करेंगे कि साहसी मनुष्य सपने में भी उधार नहीं लेता। साहसी जो मनुष्य है, ठीक है, और वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताबें पढ़ता रहता है। झुंड में चलना और चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्लॉर्ड बेनेट ने लिखा है, यानी अर्लॉर्ड बेनेट ने क्या लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं कर ले सका, तो वह सुखी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जैसे ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना और जोखिम से बचने वाले आदमी जो है ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाता है। यानी जो आदमी जोखिम से बचने का चेष्टा करता है तो वो ज़िंदगी का कभी मज़ा ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि साहसी मनुष्य का क्या पहचान है। तो आंसर है कि साहसी मनुष्य पहचान यह है कि बिल्कुल वो निडर होता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वे किसी का अनुकरण नहीं करते हैं। यही है पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। जिंदगी को ठीक से जीना क्या मतलब? तो यहाँ पर ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना पड़ता है और जो जोखिम से बचने वाला आदमी ज़िंदगी का मज़ा कभी नहीं ले पाता है और वो बाधाओं से डरता है, वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। जो बाधाओं से डरेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए। और इस गद्यांश का शीर्ष क्या होना चाहिए, यानी इसका जो टॉपिक है क्या नाम होना चाहिए? तो साहस और जिंदगी, यही इसका नाम हो सकता है। ठीक है, और ये खंड का से व्याकरण जो पूछा जाता है ये 4 नंबर का है, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला के 4 मार्क्स का होंगे। तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा सोदाहरण, यानी कि उदाहरण के साथ देने होंगे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? जो अवयव क्रिया की विशेषता यानी काम की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो हम बोलेंगे धीरे धीरे काम कर रहा है। अगर वो चल रहा है धीरे धीरे तो हम बोलेंगे धीरे धीरे चल रहा है। दौड़ रहा है धीरे धीरे तो बोलेंगे धीरे धीरे दौड़ रहा है। दौड़ना का काम हो गया काम का, या फिर चलना का, तो ये काम कैसा हो रहा है? धीरे धीरे। यानी कि ये इसकी काम की विशेषता को बताता है, धीरे चल रहा है या तेजी से या अचानक से या पूर्णतः। ये सब क्रिया विशेषण को बताता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हो, जो अथवा में आपको ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर वाक्य में अवयव पद को रेखांकित करें, जो अवयवी पद है उसको करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है काश आज वर्षा होती, यानी कि यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रही लेकिन आज वर्षा हो सकती है अवयवी पद का। तो इसमें क्या है? तो काश, ये काश यानी ये क्या है? एक अवयवी पद है। नेक्स्ट, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, यानी ऐसे बोलते हैं ना, खूब पढ़ो परीक्षा आ गई है नज़दीक। तो यहाँ पर जो पहले आया है यानी यहाँ पर ये अवयवी पद है और यहाँ पर काश, ये दोनों है और यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे।
और 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है, द्वंद्व समास किससे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। यानी समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अलग से समास का भी वीडियो डाल दूंगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जिस समासिक पद के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, यानी दोनों ही पद क्या होंगे, समास होंगे। जैसे दिन, दिन या हम लोग बोलते हैं रात, तो इसमें दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है। उसी तरह यहाँ पर जैसे राम और कृष्ण, दीवा रात्रि, हवा पानी, पर्वती शंकर यानी पर्वती शंकर, ये सारे के सारे यानी कि दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। तो इसीलिए ये सारे द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर इसमें अगर आपको नहीं आता तो आप अथवा का क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर बोला लंबोदर का समास विग्रह करें और समास का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर जैसे लंबोदर यानी कि लंबा है, उदार यानी पेट जिसका, तो वो कौन है, गणेश। और ये बहुब्रीहि समास है। जब भी इस तरह का देगा लंबोदर, पीली वस्त्र, इस तरह करके नीलकंठ, तो ये सारे बहुब्रीहि समास के होते हैं और आपको इस तरह से इसका विग्रह करना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ग यहाँ पर दिया है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। यानी 5 प्रश्न 3-3 मार्क्स के रहेंगे, यानी 15 मार्क्स यहीं से आपको मिल जाएंगे अगर आप ठीक से करते हो तो। पहला है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगी थी। यहाँ पे देखिए किताब से आपको सबसे पहले कन्यादान से पूछा जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रहे। अगर ये भी करना है तो मैं आपको अलग से इस किताब का यानी कि जो निचोड़ है इस किताब का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कन्यादान से सारा कराऊंगी। लेकिन आपको करना क्या है कि मेरी एक मेहनत के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और एक लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, बट वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है और कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वो बिल्कुल अकेली ही रह जाएगी। तो इसीलिए माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, क्योंकि बेटी होगी तो वो अपना ससुराल जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अथवा। अगर आपको वो चीज़ नहीं आता तो आप अथवा को यूज़ कर सकते हो। जैसे माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी, तो शादी से पहले उन्होंने क्या क्या सीख दी थी, यानी कि शादी के मतलब बंधन में बांधने के बाद उन्होंने क्या क्या सीख दिया था। तो माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी थी। पहली सीख यह कि कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी गर्व मत करना। आग का सदुपयोग करना, मतलब ठीक से प्रयोग करना। आग रोटी सेकने के लिए काम आती है, जलाने के नहीं, ठीक है, ये चीज़ें सिखाई थी। और वस्त्र आभूषण पाकर भ्रमित ना हो जाना, ये स्त्री जीवन की बंधन है। यानी कि वस्त्र हो गया या फिर आप आभूषण हो गया, ये सब देख के भ्रमित मत होना, ये स्त्री जीवन का सबसे बड़ी बंधन है। और चौथा है, लड़की होने पर लड़की जैसे मत दिखाना, अर्थात साहसी एवं निडर बनकर रहना, वरना तुम पर ससुराल वाले जुल्म करेंगे, यही सीख उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है, छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। यानी छाया मत छूना इस कविता से हमें क्या संदेश देती है, तो यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन के यथार्थ या सामना करो, यादों के पीछे भागना बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है, टाइम वेस्ट। इसमें हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए और हमें भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृत तृष्णा मात्र है, ये केवल आपके भविष्य को कष्ट पहुंचाएगी। यानी अप्रिय के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए तथा भविष्य की सुध लेनी चाहिए। व्यक्ति को पूरा कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश, धन, मान, सम्मान, बड़प्पन सब छलावा है, इनमें वास्तविक सुख नहीं है। और यहाँ पर जैसे बताया है कि हर सुख के पीछे एक दुख तो छिपा रहता है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे वो एलोन मार्क्स ही क्यों ना हो, वो जितना भी अमीर है, जितना भी खुश है, लेकिन उनके पीछे दुख, हर एक इंसान के पीछे जैसे खुशी है वैसे दुख भी उसका पार्ट ही होता है, ठीक है, वो कभी छूटता नहीं है। नेक्स्ट है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद
किया जाता है। तो बता दें यहाँ पर शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। पहला कारण है कि डुमरांव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, ठीक है। और दूसरा है शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, ठीक है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। और इसका तीसरा है इस समय डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वध बजाता है, इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है, तब उसको याद किया जाता है। और अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक कहानी यह भी है, यानी एक चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी है। पाठ के आधार पर बताएं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो क्या कारण था। तो पहला कारण ये है कि लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया कि वे आकर मिले और बताया कि उनकी बेटी मुन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। तो इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुनने पड़ेंगी। उनसे यानी उनके कहर का अनुमान करके लेखिका अपने सहेली के घर में छिपकर बैठ गई थी, ठीक है। फिर कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला कि वह अपने लड़की को घर पर बिठा ले, क्योंकि इसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। ये उनको सुनना पड़ा, मतलब उनके पापा को। यह सुनकर पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि वह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर घर लौटे। अब यही सब सुन के उनकी बेटी मतलब कि लेखिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा आज मतलब प्रिंसिपल के साथ ऐसे बात कही। लेखिका को माँ ने पिताजी के खुश होने के कारण बारे में बताया। तब लेखिका को इस सहज पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट है फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो बात को समझ लीजिए। यहाँ पर फादर बुर्की का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाई रहती थी, क्योंकि वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे, हर किसी को वो अपना मानते थे। वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्सवों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहित जैसे प्रतीत होते थे। उनकी छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनका उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किया गया था। तो आंसर हो जाए प्रयत्न किए गए होंगे। तो पहला है नई दिल्ली के काया पलटने के निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। तो पहला इनमें से सड़कों को फिर से बनाया गया होगा तथा उन्हें चौड़ा भी कर दिया होगा। इससे क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद देखोगे आप पूरी तरह से बदल जाएगा। या सड़कों के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाए गए होंगे, या हम कह सकते हैं पार्कों में फूलदार पौधे लगा दिए होंगे, या सड़कों तथा सरकारी भवनों पर रोशनी का इंतजाम भी किया होगा, जिस वजह से दिल्ली की काया पलट गई होंगी, ठीक है। ये आंसर होगा। अब देखो रचना से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया आपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर दिया कि सेवा में, ठीक है, सेवा में अधिकारी यानी जिला अधिकारी और झारखंड वन्य संस्थान रांची, और आपको डेट यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। फिर दिया है विषय किस बारे में आपको लिखना है, पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के संदर्भ में यानी हेतु, यहाँ पे आप लगा सकते हैं महोदय। तो यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, मैं रांची का निवासी हूँ, मेरे क्षेत्र में इन दिनों वन्य पेड़ों की निर्माण कटाई हो रही है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरफ किसी वन्य पदाधिकारी का भी ध्यान नहीं आ जा रहा है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं। हालांकि इस क्षेत्र में वन्य पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध है, परंतु यह दुख का विषय है कि पेड़ पौधों की कटाई किसी भी प्रकार रुक नहीं पा रही है, यानी इसको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी उपयुक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और वन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों को कर्मचारियों एवं
बाहुबली पहुंचाने वाले रंगदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि वन्य पेड़ पौधों की अवैध कटाई रोकी जा सके और इस सुंदर पृथ्वी का स्वास्थ्य सुरक्षित कर सकें, क्योंकि हमारे जीवन जो है हमारा जीवन जो है वृक्षों से ही संबंधित है। आपसे शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा के साथ आपका कौन, अभिषेक कुमार रांची। तो आप कुछ अपना ये लगा सकते हो, अपना नाम और जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से आप ये लगा सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो अथवा में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, यानी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सकता है ये वाला एग्जाम, ये वाला लेटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले आप छात्रावास में हैं, क्योंकि छात्र पापा घर में रहेंगे तो पापा को क्या पत्र लिखेंगे, बोल सकते हो आप ऑब्वियसली हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, तभी तो आप लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा उच्च विद्यालय धनबाद। आप अपने हिसाब से कोई भी स्कूल यानी जहाँ स्कूल में रहते हो उस स्कूल का नाम लगा सकते हो। आप दिनांक किस तारीख को आप लिख रहे हैं बस उसका लिखना, जैसे यहाँ पे 20 नवंबर 2021 लिखा है, आप इसकी जगह दूसरा चीज़ लगा सकते हो जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, ठीक है। पूज्य पिताजी सदर प्रणाम, ये सब लिखा जाता है पिताजी को जब हम पत्र लिखेंगे तब। आपका पत्र मिला, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक है और पिताजी आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अगर लड़की है तो कर रही हूँ, कर लगा देना, ठीक है। क्योंकि अब परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय भी बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान जो है पाठकों की मतलब दोहराने, रिपीट यानी कि रिवाइज करने तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के अभ्यास भी केंद्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ, अगर लड़की है तो रही हूँ लगाएंगे, ठीक है, कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी जो है बढ़ता ही जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ कक्षा में, कभी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे प्रायः जो है हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक जो है प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। और इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने की कहिएगा और माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका प्यारा पुत्र विजय। तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हो। 12 नंबर है, आपको यहाँ पर कुछ विषय पर निबंध लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला है कि आपको मेरा भारत महान, यानी इसमें लिखना है क्या संकेत बिंदु है, प्रस्तावना, प्रकृति बनावट कैसे, इसकी इतिहास क्या है, धार्मिक सहिष्णुता क्या है एवं सौहार्द या उपसंहार क्या है, इस सबको मेन पॉइंट को लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, हमारा देश भारत है, हम इसकी संतान है। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो इसके लिए अलग अलग मान्यताएं दी जाती है। तो ब्राह्मण पुराण के अनुसार प्रजा का यानी कि मरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और मनु एवं पालित पोषित होने के कारण यह देश भारत कहलाया। यानी इसमें बहुत सारे ऐसे बताया जाता है कि इसके नाम पर उसके नाम पर दिया गया है। तो यह भी प्रचलित कि दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है भारत, ठीक है। इसकी प्रकृति बनावट व संपदा क्या है, तो भारत की प्रकृति बनावट व संपदा अद्भुत है। लगता है कि प्रकृति देवी ने स्वयं इसकी रचना करी है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो इस देश का मुकुट बनी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर हिलोरे लेती है। ऐसा लगता है जैसे इस देश के चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम आदि सदैव जल राशि से पूर्ण रहती है, यानी जल से ही भरा पूरा रहता है और देश की धरती को सस्य श्यामल बनाती है। यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि गंगा, यमुना और सतलुज उपजाऊ मैदान दुनिया में दूसरे नहीं है। इस मैदान में और दुनिया में बताते इससे दूसरे नहीं हैं। विभिन्न ऋतुएं इसकी प्रकृति छटा को निखरती रहती है। ऐसा लगता है कि भारत देवी हमेशा अपना पराधीन बदलती है और नित्य नए सुगंधित आवरण से अपनी सज्जा करती रहती है, ठीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस गृहस्थली भारत में हमारा जन्म हुआ है, ये हमें गर्व महसूस होता है। इसकी गौरवपूर्ण अतीत क्या है, हमारा देश का अतीत बहुत गौरवपूर्ण है। इस देश में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि और महात्मा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को ज्ञान,
सूर्य का दर्शन भी कराया। संसार में सभ्यता और संस्कृति का प्रवर्तन हमारे यहाँ से ही हुआ है। हमारे देश में महावीर, गौतम बुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गीता योगी, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए। इन बड़े बड़े कवियों तुलसी, सूरदास, कबीर, रहीम, रसखन्ना, बिहारी भूषण, जयशंकर प्रसाद, या फिर कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंत की जन्मभूमि भी रही है। चाहे हम बात करें बड़े बड़े महान लीडर या फिर कवियों, या फिर कह सकते हैं कृष्ण हो गया, महापुरुष हो गए, यहीं पे गौतम बुद्ध वगैरह हो गए, सारे के सारे भारत के अंदर से ही आते हैं। हमारे देश के प्रचुर धन धान्य से देश विदेश सभी लाभान्वित होते रहे हैं। अब धार्मिक और सहिष्णुता क्या है इसको जानते हैं, और सौहार्द क्या है। यहाँ कई जातियाँ आई और धरती पर हिल मिल गई। हमारे देश में विभिन्न जाति, वर्ण, संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। कहीं मंदिरों के घंटी घड़ियाल बजे रहते हैं, तो कहीं मस्जिदों के अजान दी जाती है। यहाँ मतलब विविध धर्मों का देश है, किसी पर कोई अत्याचार नहीं होता। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि सहिष्णुता के और मतलब सौहार्द का जैसा संगम यहाँ देखने को मिलती है। वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यहाँ संसार के इतिहास में कई सभ्यताएं पनपी और अस्त भी हो गए, लेकिन भारत की सभ्यता अभी तक मुखर रही है। अब इसका उपसंहार क्या होगा? ऐसा गौरवपूर्ण देश के वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसकी उन्नति के लिए सतत सजग रहे और आपसी फूट और वैमनस्य की जड़ें उखाड़कर फेंक दें। भाषा और संस्कृति के झगड़े इस देश की पूरी विरासत नहीं है। विदेशों ने अपनी कूटनीति के कारण देश को खंड खंड करना चाहा। हमें एकता की बिगुल बजाकर भारत को संसार की शिरोमणि बनाना है, यानी हमें अलग नहीं होना है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आता तो फ़ोन नंबर में ये चीज़ आप लगा सकते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य। 2 गो रहेंगे तो आपको जो वाला आता है वही लिखना। मेरे जीवन का लक्ष्य यानी संकेत बिंदु क्या है? भूमिका, मेरा लक्ष्य, ये लक्ष्य, क्यों, तैयारी, यानी कैसे तैयारी करेंगे। तो भूमिका क्या है कि प्रत्येक मानव को कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई आपका तो टारगेट होगा ना कोई गोल होगा। कि बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेनवार नहीं है। यानी आपका लक्ष्य नहीं है तो पढ़ के कोई फायदे ही नहीं है। ऐसे नौका कभी भी भांवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। तो इसीलिए आपको पढ़ना है तो टारगेट फिक्स कर लेनी है कि आप क्या बनना चाहते हो। लक्ष्य बनने से जीवन में रस आ जाता है, यानी कि ताकत आ जाती है। मेरा लक्ष्य मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा। ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर पत्रकार का बोला है। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में अमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। और यहाँ पर पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा। समाज को खोखला बनने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ भी करूंगा। ये है इनकी लक्ष्य। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लक्ष्य को चुनेंगे। लक्ष्य क्यों जरूरी है? मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, श्री प्रभात मिश्र। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता थे, भ्रष्टाचार विरोध विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दीन दुखों लोगों को न्याय भी मिला था। अब जब दूसरों को न्याय मिलेगा तो अपने आप पर गर्व महसूस होता है जो भी पत्रकार है। ठीक है, भले आजकल कोई खराब भी काम करते हैं, ये अलग बात है। उन्होंने बहुओं को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया, नकली दवाएं बेचने वाले को लाइसेंस रद्द कराया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने में योगदान भी दिया। ठीक है, तो सबसे बड़े हमें बात करना है कि सबसे बड़े भगवान तो हमारे मतलब कि कौन है? जो जर्नलिस्ट है वही है, क्योंकि हमें हर चीज़ों से रूबरू कराती है। यहाँ पर फिर इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूँ और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूँ। इससे मेरा पहचान भी बनेगा। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे तथा पैसा भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसे के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा।
मेरे जीवन का लक्ष्य होना है समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी ज़रा सा हटाकर मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होती है, ज़रा सा भी हटा पाऊँगा तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होती है। आप कोशिश करके देखो, आप किसी को हेल्प करते करते हैं ना, तो आपको अलग ही फील होता है, अलग ही आपको खुशी मिलती है। मैं हर दुखी को देखकर दुख होता हूँ और हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ समाज देखना चाहता हूँ, इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटाकर मैं धर्म को क्या करना, धर्म समझता हूँ। और देखो यहाँ पे तैयारी कैसे करेंगे, तो केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता। अगर आपको लक्ष्य टारगेट जो है, आपने गोल जो चुना है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको तैयारियां भी करनी होंगी। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा ध्यान करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लेख लिख सकूँ। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूं। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि समाचार पत्र में मतलब कि उनको एक जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करेंगे, आपको जो बनना है, तो सिर्फ सोचना से नहीं, आपको करके भी देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 13 नंबर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकतम विज्ञापन जो है, आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मतलब कि पर्यावरण को ध्यान रखना है, देश को महान बनाना है, यानी पर्यावरण का, जिससे यहाँ पर कुछ आकर्षक है। पर्यावरण की रक्षा और दुनिया की रक्षा, पर्यावरण रक्षा होगी तो दुनिया रक्षा होगी। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान, ये हो गया पहला। तो हमें यहाँ पर क्या करना, आइए हम सब मिलकर प्राण ले अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष और नए लगाएंगे, ठीक है। तो प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। तो गाइज हमने यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन का पूरा आंसर करा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ लेना।